by Mahatma Gandhi. He once said, politics envelops us like the coils of snake and there is no other way out but to wrestle with it. We cannot ignore it, we cannot avoid it, but we have to deal with it. But why? To improve the society, it is very important to study about the political theory. For becoming good citizens, हमें अच्छे citizens बनने के लिए भी बहुत important है क्या करना, political theory को पढ़ना. क्या क्या changes लेकर आए, इनकी क्या theories थी. Hello everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point, and today we are going to study our brand new chapter of class 11th, chapter 1, political theory and introduction. So have you ever heard about the term politics? कभी भी आपने क्या इस टर्म के बारे में सुना है, that is known as पॉलिटिक्स. जब भी आप इस टर्म को सुनते हैं, व्हाट फर्स्ट कम्स इन योर माइंड, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? तो जब भी हम स्टूडेंट से ऐसा पूछते हैं तो वो हमें एक ही आंसर करते हैं, मैम, कि दैट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमने अपने सराउंडिंग्स से डेवलप की है. माइट बी कि हम ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक नेगेटिव टर्म है, क्योंकि हमने बहुत टाइम्स करप्शन की बातें देखी है, ब्लैक मनी की बात देखी है, और हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा है. तो इस वजह से ज्यादातर बार हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो एक नेगेटिव टर्म की तरह हम यूज करते हैं. बट दैट इज नॉट अ ट्रूथ गाइस, ये किसी भी तरीके का सच नहीं है. और आज जब हम इस क्लास में पहुंच गए हैं, क्लास 11th में, एंड आज जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ नेगेटिव टर्म. ये सिर्फ एक नेगेटिव टर्म नहीं है. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने एक स्टेटमेंट से. ओके, और आप लोग कहेंगे कि मैम नेगेटिव टर्म क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस चैप्टर. ओके, सो ये सबसे पहली स्टेटमेंट हम देख लेते हैं. दैट इज by Mahatma Gandhi. He once said, politics envelops us like the coils of snake and there is no other way out but to wrestle with it. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि यहाँ पर जब भी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसी कंट्री में रहते हैं तो हम उसके पॉलिटिकल सिनेरियो से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते. वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करता है. और यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं, कि जिस तरीके से सांप अपने शिकार को लपेट लेता है, उस तरीके से राजनीति भी एक पर्सन को क्या करती है, एक इंडिविजुअल को लपेट लेती है. और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट इग्नोर, बट द वे आउट इज यू हैव टू रेसल विद इट और यू हैव टू जस्ट टेक पार्टिसिपेशन इन दिस. ओके, सो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी और इसका एक्सप्लेनेशन हमने और भी अच्छे से यहाँ पे आपको बताया है. दैट इज, फर्स्ट देखिए, गांधी जी इज सेइंग दैट पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर. पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह है. पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक जगह है. पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर and it's like a snake wrapping itself around us. We cannot escape it, guys. We cannot escape it. Just like we cannot escape a snake's coil. Okay? क्यों? अब the question is why we cannot escape it? Why we cannot just avoid it? We have to deal with it. ऐसा क्यों? So question आपके दिमाग में यही आएगा. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा. देखिए, पॉलिटिकल थियरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा इस स्टेटमेंट को, और हमने स्टेटमेंट से देखा कि वी कैन नॉट इग्नोर इट, वी कैन नॉट अवॉइड इट, बट वी हैव टू डील विद इट. बट व्हाई कांट वी just ignore it? Why can't we just avoid it? क्यों? Why? So the question, अब इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ क्यों ऐसा है. देखिए, इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज, सबसे पहले सोचिए, अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर पीपल आर द सुप्रीम, यू नो,
लोगों के पास सारे राइट्स हैं, लोग ही अपने राइट्स को यूज करके क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। यह आपने बहुत बार पढ़ा है 9th में 10th में। सो वी हैव अ वोटिंग राइट, एंड whenever I am talking about a democracy, whenever we heard the term democracy, it means rule by the people, rule for the people, rule from the people. ओके, सो इसका मतलब क्या है, जब आप डेमोक्रेसी में रहते हैं और आप ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो आप ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकली आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, वही कंट्री को रन करेंगे और वही गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। जब वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, उसी से पूरी कंट्री की फंक्शनिंग होगी, उसी से पूरी पूरी कंट्री जो है उसी तरीके से पॉलिसी मेकिंग करेगी, उसी तरीके से कंट्री को रन किया जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन नॉट अवॉइड और इग्नोर पॉलिटिक्स, बट वी हैव टू डील विद इट। सबसे पहली चीज क्यों? बिकॉज टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। अगर आपको अपनी सोसाइटी में किसी तरीके का चेंज चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? पॉलिटिकली एक्टिव होना होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज नेगेटिव सेंस में तो आ गया, लेकिन दूसरी बात, एक और चीज हमारे दिमाग में आती है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी से डायरेक्टली रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज इफ आई एम स्पीकिंग, सो इट इज अ रूल बुक। ये एक रूल बुक है जिसमें क्या लिखा गया है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो रूल बुक, और अगर मैं एक्चुअल लैंग्वेज में बोलूं तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है? इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है हमारे राइट्स के बारे में। और ये किस लिए बनाया गया है? इट इज फॉर द पीपल, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि लोग अपने राइट्स को समझे और उस हिसाब से कंट्री जो है वो चल सके। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जब हमने ये वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछा कि क्यों हम पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते और क्यों हमें बहुत जरूरी है पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना, तो उससे हमें दो बातें पता चली कि अगर हमें सोसाइटी में किसी भी तरीके के चेंज को इंट्रोड्यूस करना है, इफ वी वांट टू ब्रिंग changes in the country, so we need to participate in the politics. And second and the most important thing, if we want to know about our rights, अगर हमें हमारे राइट्स के बारे में जानना है, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉलिटिक्स को समझें। और पॉलिटिक्स को समझना क्या है? यही पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। जब हम पॉलिटिक्स को समझेंगे अभी और आगे, तो वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाली चीजें हैं आपके दिमाग में, वो और बेटर होंगी कि नहीं, शायद आज तक हम कुछ मिथ्स को अपने दिमाग में लेके चल रहे थे, लेकिन अब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो पहली चीज क्या थी कि हमें चेंजेस को लाना बहुत जरूरी है कंट्री में, अगर हम उस कंट्री में रहते हैं और अगर हमें किसी तरीके के चेंजेस लाने हैं, सो वी नीड टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट। एंड सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू नो अबाउट आवर राइट्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। सो यही दो चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइट फॉर आवर राइट्स। ओके, सो अगर हमें अपने राइट्स के बारे में जानना है, अगर उसको हमें उसके बारे में लड़ना है, इफ यू वांट टू फाइट, इफ यू वांट टू नो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी नीड टू एंगेज इन पॉलिटिक्स। सो आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, ignoring politics or avoiding it will make only things worse। अगर आप इस चीज को, अगर आप पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स को अवॉइड करते हैं, तो उससे चीजें बेटर ऑफ तो नहीं होंगी कंट्री में, बल्कि और वर्स होती जाएंगी। जैसे अगर मैं बोलूं दैट आई एम एन अडल्ट और मेरे पास वोटिंग राइट है, एंड इफ आई एम नॉट यूजिंग माई वोटिंग राइट, तो उससे क्या हो रहा है? कंट्री के हालात तो नहीं बदलने वाले, लेकिन अगर मैं पार्टिसिपेशन नहीं करूंगी, स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि मैम अगर
हमने वोट नहीं दिया तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हाउ इट विल मेक एनी डिफरेंस, बट इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस, इससे जरूर चेंज आएगा गाइस। एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और इस तरीके से अगर कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसा सोचने लग गई एक एक करके, तो आप लोग खुद सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है या आपका जो कैंडिडेट है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। और अगर आपने गलत रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया तो ऑब्वियसली कंट्री में जो सिचुएशंस होंगी वो वर्स ही होंगी, आपके एरिया में जो होंगी सिचुएशंस कभी बेटर नहीं हो पाएंगी। तो अगर हम अपने राइट्स को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उससे जो है सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होती चली जाएगी। सो बिकॉज पॉलिटिक्स इम्पैक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, तो पॉलिटिक्स इस तरीके से हमारी लाइफ के हर एक पार्ट को जरूर इम्पैक्ट करता है, चाहे वो वोटिंग राइट हो, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, चाहे वो एजुकेशनल राइट्स हो, एक्सेट्रा। ओके, सो आई होप अब आपको ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, बट it is that thing which we cannot ignore it and which we cannot avoid it. We need to participate in this, otherwise the situations of the country will get worse. Okay, so I hope it's done. अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, let's proceed. यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है गाइस, दिस इज एन एग्जाम्पल। आपने कहा कि गांधी जी ने ऐसा क्या किया, चलो गांधी जी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गांधी जी ने जो हमें स्टेटमेंट बताया स्नेक के बारे में और पॉलिटिक्स को उन्होंने जिस तरीके से रिलेट किया, तो उन्होंने किस तरीके से कंट्री में डिफरेंस को वो लेकर आए पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करके। सो आई होप आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जरूर सुना होगा, सॉल्ट मार्च के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था एंड वी वर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, उस टाइम पे गांधी जी का एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च, और वहीं से वही एक स्टेपिंग स्टोन था हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस की तरफ। ठीक है, वो एक मेजर, एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट बन गया हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करके लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनके फॉलोअर्स बने, और उसके बाद सबने जब दांडी मार्च निकाला, सत्याग्रह किया, उसके बाद ही हमें अंग्रेजों से क्या मिल पाए, इंडिपेंडेंस मिल पाई, फ्रीडम मिल पाए। सो दिस इज हाउ इफ वी पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स, तभी हम अपनी कंट्री में चेंजेस को कंसीडर कर पाएंगे, तभी हम अपनी कंट्री में चेंजेस लेकर आ पाएंगे। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल। अब हम लोग आगे चलते हैं और What is political theory? अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पॉलिटिक्स के बारे में तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपकी जो बुक में जो चैप्टर दिया गया है उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता देते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इजी फॉर्मेट में मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इन नोट्स को आप बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि इसमें से एनसीईआरटी का पार्ट हम लोग मिस कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड है, और बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो यू नीड नॉट टू वरी, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट और समझिए क्या है। ओके, सो लेट्स जस्ट प्रोसीड। What is political theory? Political theory हम कर क्यों रहे हैं? थ्योरी का मतलब क्या है? जब भी हम कहते हैं थ्योरी है, तो थ्योरी मतलब होता है किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग करना, किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज को समझना। ओके गाइस, सो लेट्स सी, अगर मैं आपको कहूं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, वो किस चीज की अंडरस्टैंडिंग करना है? पॉलिटिक्स की, या फिर गवर्नमेंट की, या फिर एंड how society should be run. It answers all the important questions. सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल थ्योरी हमें किस बारे में समझाती है? It is an understanding about the politics, about the government structure, about the functioning of the government.
ओके और इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हमें इस थ्योरी को पढ़ने के बाद मिलते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस है देखिए, सबसे पहली चीज हमें आंसर मिलता है व्हाट इज डेमोक्रेसी। दूसरी चीज हमें समझ में आती है व्हाट इज जस्टिस एंड इक्वालिटी। Why do we need government and laws? Okay, so political theory को पढ़ने से हमारे पास 3 मेजर क्वेश्चंस अराइज होते हैं गाइस। दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही आंसर दे चुकी हूं, ठीक है। और उसके बाद पहले जब हमने डिस्कस किया था और ये आप लोगों ने 9 से आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसके बाद सेकंड चीज जो आती है व्हाट इज जस्टिस। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है इस थ्योरी को पढ़ते टाइम कि जस्टिस क्या है और इक्वालिटी क्या है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट एंड लॉज, क्यों हमें गवर्नमेंट की जरूरत है और क्यों हमें कानून की जरूरत है, क्यों हमें कंट्री में लॉज की जरूरत है। तो ये 3 मेजर क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने ये समझ लिया कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ क्यों रहे हैं। सो these are the questions. Okay, so what is democracy? It is a form of government. It is a form of government in which people choose their representative. People have the right to choose their representatives. ये इसका आंसर है। डेमोक्रेसी एक तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट इज जस्ट लाइक अ विंडो जो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मौका देती है, एक तरीका देती है, एक प्रोसेस हमें बताती है कि अगर हमें कंट्री में रहना है तो किस तरीके से हम रह सकते हैं। एंड हु इज द सुप्रीम? सो पीपल आर द सुप्रीम बिकॉज दे हैव वोटिंग राइट। सो यहां से डेमोक्रेसी के क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है। सेकेंड चीज व्हाट इज जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, ठीक है, फेयरनेस क्या है और इक्वालिटी क्या है। अगर मैं ऐसी कंट्री में रहती हूँ जस्ट लाइक अगर हम इंडिया की बात करें, सो वी आर लिविंग इन अ डाइवर्सिफाइड कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, टेस्ट, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। हम बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से इक्वालिटी को जो है वो प्रमोट करें और जस्टिस को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंट्री में किस तरीके का सिनेरियो है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया में तो मोनार्की या डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो सेकंड चीज आया कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एरियाज होने के बावजूद भी हम किस तरीके से जस्टिस और इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और तीसरी चीज कि हमें इन चीजों को मेंटेन करने के लिए व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की क्यों जरूरत पड़ी, हमें क्यों जरूरत है पार्लियामेंट की, हमें क्यों जरूरत है लोकसभा, राज्यसभा की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, फेडरल सिस्टम की, या हमें क्यों जरूरत है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की। तो यहां से हम समझेंगे। और हमें लॉज की क्या जरूरत है। लॉज की जरूरत हम सबको है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं गेस, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूं। जब हम लॉज को पढ़ते हैं तभी हमें हमारे राइट्स के बारे में पता चलता है। और दूसरी चीज हमें पता चलती है हमारी ड्यूटीज के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आप किसी कंट्री में रह रहे हैं अपने म्यूचुअल या अपने फेलो सिटीजन्स के साथ, सो यू शुड नो अबाउट योर राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज। तो हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई मेरे प्रीमाइसेस में घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि वो मेरे प्रीमाइसेस में मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता, और अगर मैंने उसे नहीं बुलाया तो वो जबरदस्ती नहीं घुस सकता। दैट इज व्हाट, ट्रेसपास आप नहीं कर सकते मेरे एरिया में। सो दैट इज अ लॉ, दैट इज अ रूल, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपको उस टाइम तक पहुंचना जरूरी होता है, आपको उस यूनिफॉर्म में पहुंचना जरूरी होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्कूल के लॉज है, ये स्कूल के रूल्स है कि इसको फॉलो करने से क्या होगा, स्कूल की जो रनिंग है, स्कूल की जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो पाएगी और स्टूडेंट्स जो है वो बेटर एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर पाएंगे। जस्ट लाइक दैट, अगर कंट्री में लॉज नहीं होंगे तो फिर कंट्री कैसे चल पाएगी। आपने फुटबॉल खेला होगा, आपने क्रिकेट खेला होगा, उसके भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रेगुलेशंस होते हैं, उसके बिना हम उस गेम को नहीं खेल सकते। अगर मैं कहूं कि फुटबॉल में हम बैट लेके आ जाते हैं तो वो वहां पे वैलिड ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का क्या है, अपना एक लॉ है। उसी तरीके से कंट्री में लॉ फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
डाइवर्सिफाइड कंट्री है और सारे लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए, सभी लोगों को मिलजुल के रहने के लिए ये लॉज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग इन द पॉलिटिकल थ्योरी. लेट्स प्रोसीड. एग्जाम्पल देखिए. Suppose in your school a teacher gives special treatment to only a few students. अगर आपके स्कूल में ऐसा होता है कि कुछ ही स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और कुछ स्टूडेंट्स को उनके कास्ट के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? तो आप बोलेंगे मैम दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग. और आपको ये चीज कौन, अब टीचर का डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है, ये हमें कौन बताता है? लॉ बताता है, हमारे राइट्स बताते हैं. ओके, सो यू मे फील दिस इज अनफेयर. Political theory helps us understand fairness, justice and equality in society too. तो इसका मतलब political theory हमें सिर्फ गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में ही नहीं, वो हमें 3 बहुत ही मेजर पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी के बारे में भी बताएगा, जो कि है फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के फंक्शनिंग के लिए. सो यहां पे आते हैं आगे. एक और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं. व्हेन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ फी हाइक इन यूनिवर्सिटीज, they are engaging in politics and questioning fairness, which is a part of political theory. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. द डिबेट ऑन बैनिंग सोशल मीडिया एप्स इन सम कंट्रीज ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल थ्योरी. तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में फी हाइक होने की वजह से लोग, स्टूडेंट्स ने वहां के प्रोटेस्ट किया. अगर आप बोल देते ठीक है फी हाइक किया, इट्स ओके, हम लोग पे कर देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंट्री, इट्स ऑल्सो अबाउट जिस सराउंडिंग्स में आप रह रहे हैं. अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप वर्क प्लेस में हैं, और अगर वहां कोई चीज जैसे गलत आपको लगती है, तो यू कैन डेफिनेटली रेज योर वॉइस. और यही हम पॉलिटिकल थ्योरी में समझ रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज फंक्शनिंग में गलत लगती है तो वी कैन रेज आवर वॉइस. ओके, जस्ट लाइक उन स्टूडेंट्स ने किया यूनिवर्सिटी के. और सेकेंड और थर्ड थिंग, जब बैन कर दिया सोशल मीडिया को कुछ कंट्रीज में, तो पॉलिटिकल रीजन, जो पॉलिटिकल उनके खुद के पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो वहां मिक्स्ड रिएक्शन था. कुछ लोगों ने ओके कहा, कुछ लोगों ने ओके नहीं कहा. तो ये भी एक पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसमें अब हम ये देखेंगे कि लोगों ने किस तरीके से वहां पे रिएक्शंस दिए, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, और लोगों का कितना प्रेशर था, क्या चीजें थी. तो ये सारी चीजें जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. अब देखिए एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिया. अब हम चलते हैं कुछ ऐसी चीज के ऊपर कि हमें इसकी जरूरत क्यों है. Why should we study political theory? हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ें? हम क्या काम है? हम क्लास 11th में हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप बेसिक्स समझ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, तो यहां से जब मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ, फ्रीडम की बात करती हूँ, तो वी हैव सेपरेट चैप्टर्स. हमारे सेपरेट चैप्टर्स हैं, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, सारे सेपरेट चैप्टर्स हैं. तो उसमें हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत ही थॉरली पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं. लेट्स सी सम इंप्रूविंग सोसाइटी. तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है गाइस? सबसे पहली चीज हमारे पास है कि हमें अपनी कंट्री को क्या बनाना है? बेटर बनाना है, इंप्रूव करना है. सो टू इंप्रूव द सोसाइटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी. और पॉलिटिकल थ्योरी में आपने क्या समझा? अबाउट द फेयरनेस, अबाउट द फ्रीडम, अबाउट द इक्वालिटी, अबाउट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन. सो दैट इज वाई उससे कंट्री क्या होगी, उससे सोसाइटी क्या होगी? इंप्रूव करेगी. सो इट हेल्प्स अस थिंक about how to make country or society fair and just for everyone. इससे हमें पता चलता है कि हम अपनी सोसाइटी को या अपनी कंट्री को एज अ होल किस तरीके से बेटर बनाएं, किस तरीके से इंप्रूव करें. तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखिए. अगर आपको बहुत शॉर्ट में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आप रीइंफोर्स करेंगे बार बार, तो बहुत बेटर होगा. लेकिन रीइंफोर्स करने के लिए हमें छोटी छोटी शॉर्ट टर्म्स चाहिए होंगे, और इस शॉर्ट टर्म को यू कैन लर्न फॉर इंप्रूविंग सोसाइटी. सेकेंड थिंग, व्हाई शुड वी स्टडी political theory? So let's see.
अंडरस्टैंडिंग आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपने राइट्स को और अपने ड्यूटीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना। चलो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, डिबेट्स ऑन वेदर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर शुड बी फ्री फॉर ऑल और ओनली फॉर सम। तो यहाँ पे अब एक बात आती है, जैसे मैंने आपको कहा अपनी कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए अब मैंने एक आइडिया आया कि मैंने कहा कि क्या सबको फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर देना चाहिए या फिर उनको कुछ को देना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो गया, ठीक है। तो इससे हम कंट्री को या सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद सेकेंड थिंग देखिए, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? टू अंडरस्टैंड और फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लाइक द राइट टू वोट एंड लाइक ओबेइंग लॉज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लॉज को ओबे करें ताकि हम कंट्री में सबके साथ म्यूचुअली मिलजुल कर रह सके। सो दैट फॉर टू यूनाइट द कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओबे द लॉज। लॉ को ओबे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पर्सन लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए क्रिमिनल्स, ठीक है। आपने बहुत सारे मर्डर्स के बारे में सुना, न्यूज में देखा, न्यूज़पेपर्स में देखा, बहुत सारे आपने इनअप्रोप्रिएट इंसिडेंट्स के बारे में सुना। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि वो लोग उन रूल्स को, उन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कौन हैम्पर हो रहा है, किसको हैम्पर हो रहा है? कंट्री को, सोसाइटी को। सो सोसाइटी एज अ होल आप देखिए, सोसाइटी जब पूरी सोसाइटी की हम बात करते हैं तो वहां सोसाइटी को हार्म हो रहा है। अगर मैं किसी क्रिमिनल की बात करती हूँ तो उसकी वजह से एक थ्रेट क्रिएट हो जाता है, और दैट इज वाई लॉ में ये प्रोविजन रखा गया है कि उनको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि कोई दूसरा पर्सन जो है उसको रिपीट ना करे और सोसाइटी को हार्म ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए example, if someone stops you from expressing your opinion, you can question it using your right to freedom of speech. So in a country, if you are living in a democratic country, if you are living, so there is a freedom of speech. यहाँ पे क्या है? freedom of speech है। तो आप किसी को अगर कुछ कहना चाहते हो, अपना ओपिनियन देना चाहते हो, अपने आइडियाज देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन करना चाहते हो, बिकॉज you have chosen that representative, so you have all the rights to ask questions and government have to answer. गवर्नमेंट को आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि उस गवर्नमेंट को बनाने में किसने पार्टिसिपेट किया है? हम लोगों ने, हम सिटीजन्स ने। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थियरी। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, फॉर बिकमिंग गुड सिटीजन्स, हमें अच्छे सिटीजन्स बनने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करना? पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, नेक्स्ट थिंग, for example, when elections happen, a good citizen votes wisely rather than blindly following a leader. Got it? So यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के बाद हम जस्टिस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और हम फेयरनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट से ये सारी चीजें, ये सारी थिंकिंग हमारी डेवलप होती है और हम उन सारी चीजों को बेटर इनकलकेट कर पाते हैं, और उनको बेटर इनकलकेट करने के बाद हम अपने डिसीजंस को, अपने रिप्रेजेंटेटिव के डिसीजन को बेटर वे में अपना एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, रादर जस्ट फॉलोइंग ब्लाइंडली अ लीडर। आप बिल्कुल अंधों की तरह लीडर को फॉलो नहीं कर रहे और आप बेटर रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग। अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट को समझने में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझने में, कंट्री की फंक्शनिंग समझने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It helps us analyze whether government policies are fair or not. तो यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे वर्ड्स का यूज किया, improving society, okay, to become for becoming a good citizen, तो आपको पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना है, इनको याद करना है, इनको बार बार रिपीट करना है, और उसके बाद आप इसके अंदर का जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको लर्न कर सकते हो, और उसके बाद आप अपनी आंसर मेकिंग कर सकते हो। ओके, सो आई होप इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आगे देखिए,
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल, आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स है हमारे पास, तो यहाँ पे आप पढ़िए। इफ अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टैक्स, शुड इट अप्लाई टू ऑल इक्वली और शुड रिचर पीपल पे मोर? ठीक है, तो यहाँ पे ये थिंकिंग डेवलप हो गई कि क्या अगर कोई टैक्स पॉलिसी आती है तो क्या सबको पे करना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ वो लोग पे करेंगे जो कि रिचर सेक्शन है सोसाइटी का? ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट अराइज हो जाती है। सेकेंड चीज, सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू नो योर राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, मैंने बताया था ना आपको कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जब अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की आंसरेबिलिटी अराइज हो जाती है। जब गवर्नमेंट की आंसरेबिलिटी अराइज हो जाती है तो आपका राइट अराइज हो जाता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, और उस क्वेश्चन को करने के लिए यू कैन फाइल आरटीआई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। यू कैन आस्क द गवर्नमेंट अबाउट हाउ पब्लिक फंड्स आर यूज। तो अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आता है कि हम जो टैक्सेस देते हैं, हम जो फंड्स, जो गवर्नमेंट के पास फंड्स आते हैं, वो किस तरीके से उसको यूज करते हैं, उसका यूजेज किस तरीके से होता है, सो उसमें आप आरटीआई, यू कैन डेफिनेटली फाइल द आरटीआई। सो आई होप इट्स क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल, मेनी पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। 2016 में गाइस जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका इम्पैक्ट समझ में ही नहीं आया until they studied economic and political theories। तो उनको पता ही नहीं था कि डिमोनेटाइजेशन से क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों हो रहा है, किस तरीके से इसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वो बेटर हो पाएगी। तो व्हाई डिमोनेटाइजेशन, ये इम्पैक्ट ही लोगों को समझ नहीं आ रहा था। जब तक वो ये नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में जब उन्हें नहीं पता होगा तो उनको इम्पैक्ट भी पता नहीं चल पाएगा। सो इसीलिए इकोनॉमिक थ्योरीज को पढ़ना और पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ना, इन क्वेश्चंस को जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज वर दी एग्जाम्पल। सो आई होप इट्स क्लियर। तो आज हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है और पॉलिटिक्स होता क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई शुड वी लर्न about what is the need to learn about the political theory। तो यहां तक आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद हमने देखा, बस एक चीज मैं आपको और इसमें बता देती हूं कि अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं कुछ टाइम पीछे से, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने कुछ लीडर्स को देखा है, ठीक है, और लीडर्स के अलावा हमने यहाँ पे कुछ फिलोसोफर्स को देखा है। तो रोसो का नाम उसमें आता है, कार्ल मार्क्स इज देयर, महात्मा गांधी इज देयर एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंचुरी वाइज भी बात कर रहे हैं, प्लेटो की बात कर रहे हैं, एरिस्टोटल की बात करी हमने, इसके बाद हम रोसो पे पहुंचते हैं। इनकी बातें कहां से है, इनकी बातें आई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अगर आपने नाइन्थ में आपने पढ़ा है, लेकिन ये एक बहुत कॉमन चीज है, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। आप 11th में आ गए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बहुत बड़ा, इट वाज अ ह्यूज इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था। तो याद करो कि जब फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट को डिस्क्रिमिनेट करता था, तब किन लोगों की वजह से, किसकी वजह से उन लोगों की थिंकिंग में, थर्ड एस्टेट के लोगों की थिंकिंग में चेंजेस आए? वो चेंजेस आए थे मोस्टली फिलोसोफर्स की वजह से, और इन्हीं फिलोसोफर्स की एनलाइटमेंट को देखते हुए वहां के लोगों ने क्या स्टार्ट किया, रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, और ये जो इवेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर समझ रहे हैं आप, फिलोसोफर्स की थिंकिंग जब लोगों ने सुनी, उसको समझा, उन्हें ठीक लगा, तो किस तरीके से दे ब्रॉट चेंजेस इन द सोसाइटी। सो यहां पे उन्हीं फिलोसोफर्स की हमने बात की है, दैट इज प्लेटो, एरिस्टोटल, रोसो, कार्ल मार्क्स, और अगर हम इंडियन लीडर्स की बात करें तो उसमें महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर की हम बात करेंगे। ठीक है, और ये सारे जो पर्सन्स थे, इन्होंने किस तरीके से सोसाइटी में ये लोग चेंज लेकर आए, क्या क्या चेंजेस लेकर आए, इनकी क्या थ्योरीज थी, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। God bless you. Stay in touch. Happy learning.